अरे द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा के वंशज हैं हम, फेंक जहाँ तक बाला जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जगदीश और आप देख रहे हैं स्कोर प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आशा करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने सेकंड ग्रेड रीट मेंस, रीट वीडियो प्री, केवीएस एनवीएसटीजीटी, सीटेट 127 आउट ऑफ 150, एएसएस टीचर दिल्ली, एसएससीटी एयर 12 इत्यादि जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आशा करता हूं कि आप भी इस प्रकार एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इस चैनल के ऊपर जुड़े हैं। दोस्तों, चैनल का नाम है स्कोर प्लस यूट्यूब चैनल है भाई जगदीश सर के द्वारा। अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और पास में जो घंटे का बटन है उसको आपको दबाना है, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, जैसे उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, उसका सिलेबस क्या है, इत्यादि जो जानकारी है वो इस चैनल के ऊपर आपको मिलने वाली। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्पेशली कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती की जो परीक्षा करवाई जाती है, उस परीक्षा में सेकंड पेपर जो होता है, उस सेकंड पेपर की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सेकंड पेपर सब्जेक्ट का पेपर होता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो इस वीडियो में अपन स्पेशली संस्कृत सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, उस संस्कृत सब्जेक्ट के पेपर में आप किस प्रकार से अच्छे नंबर ला सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किन किन टॉपिक्स को आपको अंदर से पढ़ना है और किस किस टॉपिक को आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, वो सभी जानकारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, फर्स्ट पेपर की बात अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में कर ली थी। अगर अभी तक आपने जीके वाले पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप देख सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एग्जाम स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आप जब भी तैयारी करो आप सिलेबस को पास में रखो। अगर सिलेबस सही है, सिलेबस को आप ध्यान में रखोगे तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों, संस्कृत के सब्जेक्ट का जो पेपर होगा सेकंड ग्रेड का, उसके 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। वो 10 से 11 कुछ टॉपिक हैं, वो उस टॉपिक में आपको क्या करना है कि वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर, मतलब दोस्तों बता दूं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मतलब आपको 10th और जो 12th का लेवल है, वो लेवल जितना होगा वो आपको इसमें आने वाले हैं। दोस्तों, पार्ट सेकंड की बात करेंगे तो पार्ट सेकंड में जो भी आपके टॉपिक होंगे वो स्नातक स्तर के होंगे। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आपने जो कॉलेज में जो पढ़ा है, इसलिए कि आपने बहुत ही डीप में पढ़ा होगा, वो चीज़ आपको स्नातक स्तर में आने वाली है। दोस्तों, पार्ट थर्ड में संस्कृत शिक्षण विधि आने वाली है, जो कि बहुत ही नॉर्मल आएगी। संस्कृत शिक्षण विधि भी इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली आप किसी भी पीडीएफ से पढ़ोगे, किसी भी बुक से पढ़ोगे, आपकी हो ही जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे और फर्स्ट पार्ट में भी अपन को क्या करना है, संज्ञा प्रकरण के बारे में पढ़ना है। तो संज्ञा प्रकरण में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें 5-7 प्रकार की संज्ञा, जैसे इत संज्ञा हो गई, ठीक है, संयोग संज्ञा हो गई, संयोग के बाद आपको सवर्ण संज्ञा हो गई, ठीक है, जो इस प्रकार की उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, उच्चारण स्थान, प्रयत्न और पद संज्ञा, ये जो संज्ञा है, इन संज्ञा के आपको सामान्य क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, सामान्य सूत्र पढ़ने हैं, जैसे संयोग संज्ञा का सूत्र क्या हो गया, सवर्ण संज्ञा का क्या हो गया, वो चीज़ आपको संज्ञा प्रकरण में पढ़नी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन ने संज्ञा की बात कर ली, अब अपन संधि की बात करते हैं। दोस्तों, संधि में आपको ध्यान रखना है कि विशेष चीज़ क्या है कि अपने सिलेबस में लिखा है कि संधि सूत्रानुसारम, तो संधि को आपको सूत्र के अनुसार पढ़ना है, कि सूत्र आपके सिलेबस में दे रखे हैं। जैसे अपने अच संधि हो गई, ठीक है, अच संधि हो गई, अच के बाद अपनी एक हल संधि हो गई है, हल के बाद एक अपनी विसर्ग संधि हो गई। दोस्तों, इन संधियों के आपको विशेष सूत्र दे रखे हैं, जैसे अच संधि के 8 सूत्र, हल संधि के 9 सूत्र और विसर्ग संधि के 7 सूत्र। इन सूत्रों के अकॉर्डिंग, इन सूत्रों के जो जो उदाहरण हैं वही आपको पढ़ने हैं, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में वही आने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि इनके आउट कुछ आ जाएगा तो अपने पास हाई कोर्ट है, रेट लगाएंगे, क्वेश्चन डिलीट होगा। मेरे पे विश्वास कीजिएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू में स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत सारे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान आपको बहुत सारे सूत्र बताएंगे, बहुत सारे उदाहरण बताएंगे और आपका क्या करके ध्यान भटकाएंगे। आपको विशेष चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे जो अपवाद वाले क्वेश्चन हैं, वो अपवाद वाले जो उदाहरण हैं, क्वेश्चन है, वो आपको विशेष रूप से देखने चाहिए, क्योंकि अपवाद वाले परीक्षा की दृष्टि से थोड़े इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से है नहीं है, अपना दिमाग खोलने के लिए अपवाद वाले आपको पढ़ने चाहिए। इसके बारे में दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको समास नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि समास के क्वेश्चन कैसे हल करें। उनके लिए मैं बहुत ही आसान भाषा में अगर बात करूं तो एक लघु सिद्धांत किताब आती है, उस लघु सिद्धांत जो कौमुदी होती हैं उसके आपको उदाहरण, सूत्र
और सूत्रों के उदाहरण आप पढ़ लो, उनको समझ लो। आपके समास हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे, बहुत ही सरल हो जाएंगे। बाकी आप व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के आपको उदाहरण और सूत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही बहुत है। दोस्तों समास में जैसे अपना अव्ययभाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, ठीक है, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया और बहुब्रीहि हो गया, ये समास है। इनके सामान्य क्वेश्चन आने वाले हैं, सामान्य ही उदाहरण आएंगे, वो आप आराम से सॉल्व कर। तो दोस्तों आगे अपन बात करने वाले हैं प्रत्यय की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रत्यय अपने सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आपको डीप पढ़ना है। आप जितना डीप पढ़ सकते हो, जितना सूत्र को खोल खोल के पढ़ सकते हो, वो आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय के क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं। एक तो आपको सीधा सीधा प्रत्यय का क्वेश्चन आएगा जो आप सही कर सकते हो, और सेकंड टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपका जो अशुद्धि संशोधन वाला जो क्वेश्चन आएगा, अशुद्धि संशोधन जब आपको हल करने पड़ेंगे, आपको पूरे सेंटेंस में अशुद्धि पद पूछेगा, तब वहाँ पे आपको प्रत्यय की अहम भूमिका होगी। दोस्तों प्रत्यय दो प्रकार के हैं, एक कृदंत है, दूसरा आपका तद्धित है। कृदंत आपके 16 कुल प्रत्यय हैं और तद्धित आपके 4 हैं। वो आपको पढ़ने हैं और आपको हल करने हैं। दोस्तों उसके बाद आपके जो सिलेबस हैं, सिलेबस में आपके एक तो हैं शब्द रूप और दूसरे हैं धातु रूप। दोस्तों शब्द रूप और धातु रूप आपको सारे याद नहीं करने हैं। आपके कुछ स्पेशल शब्द जो रूप हैं, वही शब्द आप अपने सिलेबस में दे रखे हैं, वो याद करने हैं। उनको आप क्या कर लो, रट लो, बिल्कुल लिख कर रट लो, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। धातु रूप भी दोस्तों आपके 5 लकार में ही हैं, 5 लकार आप पढ़ने हैं। अगर आप बीए हो तो 5 लकार में पढ़ो, और अगर आपने शास्त्री कर रखी हैं तो आप 10 लकारों में याद करो, क्योंकि आपके संस्कृत डिपार्टमेंट का भी साथ साथ में पेपर होगा, उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। अतः एक ही साथ दोनों को पढ़ लोगे तो भी मज़ा आ जाएगा। दोस्तों इन दोनों में मैं आपको एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट बताऊँ कि जो पद कुछ विशेष बनता हो, ठीक है, सबसे कुछ विशेष पद बनता हो, उसको आपको स्पेशल याद कर लेना है। उनको आपको स्पेशल नोट्स के रूप में अलग कॉपी में लिख लो, रोज़ आप पढ़ो, रोज़ याद करो। जैसे शेरते एक बनता है सिंह सैन्य धातु से, सोने अर्थ में सिंह धातु से शेरते बनता है। कहाँ बनता है? लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है शेरते। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि स्पेशल जो पद बनता है, विशेष जो पद बनता है, उनको आपको शब्द रूप और धातु रूप दोनों में याद कर लेना है, जिससे आपके बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों आगे अपन अव्यय की बात करेंगे। अव्यय दो तो आपके स्पेशल कुछ अव्यय हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल है, आसान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगी, अव्यय आप पढ़ लोगे। दोस्तों आगे अपन उपसर्ग की बात करेंगे। उपसर्गः, तो उपसर्गः क्रिया योग्य है। उपसर्ग का प्रयोग क्रिया के पहले होता है, और जैसे ही क्रिया के पहले आप पद के पहले उपसर्ग का प्रयोग करते हो, आपका क्या बन जाता है? अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अतः उपसर्ग को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी क्रिया के आगे उपसर्ग लगाओगे, उसका अर्थ बदल जाएगा, और बदले हुए अर्थ को आपको याद करना जरूरी है। जैसे गच्छति हो गया, तो आ उपसर्ग लगा तो आगच्छति, अवगच्छति, अ लगाओगे तो अगच्छत जो बनता है, ठीक है, अ तो कोई उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आप अनुवाद की बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनुवाद वाला जो टॉपिक है वो आपके विशेष हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों और सब जो टॉपिक हैं वो सब बच्चे याद कर सकते हैं, लेकिन अनुवाद वाला टॉपिक है वो एक रटने का टॉपिक नहीं है। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप अनुवाद वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हो। दोस्तों अगर अनुवाद वाले क्वेश्चन आप सही करते हो, इसका मतलब आप क्या हो? मेरिट में हो, ठीक है। अगर आप कट ऑफ में हो, अगर आप अनुवाद वाले क्वेश्चन गलत करते हो, बाकी सब क्वेश्चन आपको आते हैं, इसका मतलब आप कट ऑफ से नीचे हो, आपका सिलेक्शन होने के कम चांस है। अतः अनुवाद वाले टॉपिक जो हैं उसको आप अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी वैकेंसी आने में टाइम है। अभी से हल करोगे, अनुवाद आपका आराम से हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपको किताब बताऊं कि रचना अनुवाद कौमुदी जो एक किताब आती है, इसको आप सॉल्व करो, ईमानदारी से सॉल्व करो। इसकी जो प्रत्येक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को जैसा उसमें कहा गया है वैसा का वैसा सॉल्व करो। आपके मैं कह रहा हूँ गारंटी से अनुवाद के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं।
बाकी कोई भी दुनिया में किसी भी कोचिंग वाला आपका अनुवाद क्वेश्चन सही नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप अनुवाद में करोगे, आपका सिलेक्शन होने के चांस उतने ही बढ़ते जाएंगे। दोस्तों उसके बाद साहित्य के पोर्शन में आ जाते हैं। साहित्य के पोर्शन में आपको महाकवि पढ़ने हैं। जो आपके 4-5 महाकवि हैं वो आपको पढ़ने हैं, उनके सीधे नाम वगैरह पढ़ना है, उनकी कृतित्व पढ़नी है, उनकी सूक्तियाँ हैं वो पढ़नी है, वो आप पढ़ लो। गद्य कवि हैं, गद्य कवि के बारे में सिंपल आप पढ़ लो। वैसे नाटक कवि आप छोटे मोटे वो उसमें दे रखे हैं वो आप पढ़ लो। नाटक में विशेष आपको क्या करना है, पात्रों के नाम भी पढ़ने हैं, वो पात्र कंचुकी कौन है, विदूषक कौन है, इस प्रकार जो वो भी आपको पढ़ने हैं। नीति कवि आप पढ़ लो। नीति कवि में आपके जो श्रृंगार शतक है, कौन सी शतक है, श्रृंगार शतक है, श्रृंगार शतक एक है, नीति शतक, ठीक है। ये जो दो, एक है आपके वैराग्य शतक। वैराग्य शतक थोड़ी इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन ये 2 शतक हैं। और 2 में से जो नीति शतक है, इसको तो आपको पूरी श्लोकों को रट लो। 100 या 110 कुछ है, उनको आपको रट लेना चाहिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों अर्वाचीन कवि की बात करें, अर्वाचीन कवि आपके 4-5 सिलेबस में है। उनमें से जो राजस्थान के हैं वो आपके आने वाले हैं, उनका जन्म स्थान, उनकी कृतियाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद अपन पार्ट 2 में बात करें। पार्ट 2 आपके स्नातक स्तर का होने वाला है। स्नातक स्तर का मतलब आपको डीप पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको कारक प्रकरण पढ़ना है, छंद पढ़ने हैं, अलंकार पढ़ने हैं, सूक्त पढ़ने हैं, भगवत गीता पढ़नी है और भारतीय संस्कृति पढ़नी है। दोस्तों सबसे पहले अपन कारक प्रकरण की बात करें। दोस्तों कारक प्रकरण आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। कारक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब सीधे क्वेश्चन आएंगे। और एक जो आपके हैं सूत्र संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और एक जो है अनुवाद जो है वो भी आपको पता है कि कारक से ही बनते हैं। अतः 3 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं कारक प्रकरण से। अतः कारक प्रकरण को आप रट लो, बहुत ही ज़्यादा रट लो। कारक प्रकरण दोस्तों आपको जो लघु सिद्धांत हैं, उस लघु सिद्धांत से आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों लघु सिद्धांत से कारक प्रकरण नहीं पढ़ना है, सिद्धांत कौमुदी जो आती हैं उस सिद्धांत कौमुदी से इसको पढ़ो, तो आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। और कारक प्रकरण ऐसी चीज़ है जिनको पढ़ने के साथ साथ आप व्यवहार में उतारो, आप उसके संबंधित अनुवाद बनाओ, आप उनके वाक्य प्रयोग करो। क्या करो, इसके आप वाक्य प्रयोग करो। जितने ज़्यादा आप वाक्य प्रयोग करोगे उतना ही ज़्यादा आपका अनुवाद सही होने वाला है। और अनुवाद से आपको क्या होगा, कारक आपके अच्छे होंगे, और कारक अच्छे होंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस पूरे हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद अलंकार की बात करें। दोस्तों अलंकार जो है ये थोड़ा आपका टॉपिक क्या है, हार्ड टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अलंकार कौन सी सेंटेंस में कौन सा अलंकार है, इसको थोड़ा समझना बहुत ही कठिन है दोस्तों। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अलंकार के जो लक्षण हैं वो लक्षण आपको सब याद कर लेने हैं, सबके सब लक्षण आपको याद करने हैं। क्योंकि लक्षण एज इट एज उठ के लाइन आती हैं, क्या आती हैं, एज इट एज लाइन उठ के आती हैं, और वो आपको सही होना चाहिए, वो आपको होना चाहिए। सेकंड चीज़, मैं आपको यहाँ उदाहरण की बात करूँ तो उदाहरण जो है वो आपकी क्या है कि 4-5 उदाहरण आप सभी के याद कर लो। अगर वो आ जाए तो सीधा अपने को तुरंत अलंकार बता ही देना है। अगर वो नहीं आए तो अलंकार को जो है उसको आप, अगर आपको पता चल जाए तो ठीक, नहीं तो जो अलंकार पहचानने में है उसको आप थोड़ा 1-2 क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आप माइनस मार्किंग नहीं करें। दोस्तों उसके बाद जो सूक्त वाले क्वेश्चन आएंगे, सूक्त वाले आपको ऐसा कैसा याद करना है। सूक्त जैसे वो कहाँ किस वेद से हैं, ठीक है, किस वेद का सूक्त है, कौन सा मंडल में आता है, उसके मंत्र संख्या कितनी है, उसमें मंत्र कितने हैं, देवता कौन है, ऋषि कौन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सूक्त में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप भगवत गीता पढ़ लो। भगवत गीता आपको ऐसे कैसे रटनी है, ठीक है। उसमें आपको ये देख लेना है कि भाई बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे क्या है कि कृष्ण भगवान कुछ कह रहे हैं या अर्जुन कुछ कह रहे हैं, ठीक है। तो उक्त किसने कहा ये चीज़, तो आप उसको 1-2 बार पढ़ोगे। कुल आपके 72 श्लोक हैं, 72 श्लोक को आप पढ़ लो, याद कर लो। दोस्तों भारतीय संस्कृति के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही सिंपल आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको ये कह रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक अपना टॉपिक बच गया है छंद। दोस्तों छंद वाला टॉपिक है, बहुत ही ईजी है, क्या है, बहुत ही ईजी है।
आपको इसको बिल्कुल इजी वे में पढ़ना है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जो छंद है वो प्रत्येक छंद जो वर्णिक छंद है उसमें आप वर्ण गिन लो कितने वर्ण हैं, जैसे कि इसमें 8 वर्ण है कि 11 है कि 14 है 15 है, ये गण लो गिन लो, सिलेक्शन ये आराम से हो जाएगा। इसके आपको लक्षण तो क्या करना है, लक्षण को तो आपको याद कर लेना है, लेकिन इसका उदाहरण आप अगर याद नहीं करोगे तो भी आपको क्या कर सकते हो, इसको सही कर सकते हो इनके आधार पे। अतः आपको प्रत्येक जो छंद है उसके आपको वर्ण याद करने चाहिए, उसमें कितने वर्ण हैं ये आपको याद कर लेना चाहिए। दोस्तों अंतिम जो अपना टॉपिक बचता है वो है कि संस्कृत शिक्षण विधियाँ। दोस्तों संस्कृत शिक्षण विधियों के भी अपने टॉपिक में सिलेबस में स्पेशल टॉपिक दे रखे हैं, जैसे पठन ही दे रखा है या लेखन ही कौशल दे रखा है, तो वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मैं आपको कहता हूँ कि पाठ्यक्रम आधारित आप क्या करो, पाठ्यक्रम आधारित ही आपको तैयारी करनी है। पाठ्यक्रम आपका एक साइड में पढ़ा हुआ होना चाहिए, टेबल पे आपके पाठ्यक्रम होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। संस्कृत शिक्षण विधियों के लिए मैं आपको एक बुक बताऊं तो आप क्या कर सकते हो, जो अपनी साफल्यम वाली बुक है वो साफल्यम वाली बुक पढ़ सकते हो। साफल्यम के साथ ही मैं आपको बताऊं कि साहित्य के लिए आपको कोई बुक बताऊं तो साहित्य के लिए आप राम कुमार जी सर हैं, राम कुमार जी सर के आप हस्तलिखित नोट्स हैं वो आप पढ़ सकते हो, हस्तलिखित नोट्स के नाम से किताब आती है वो पढ़ सकते हो। और जो व्याकरण है, व्याकरण आप संस्कृत जो साफल्यम है वो साफल्यम से पढ़िएगा, लेकिन उसमें भी आपको केवल और केवल सिलेबस आधारित पढ़ना है और बाकी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने जो सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के पेपर सेकंड में जो संस्कृत का सिलेबस होगा उसकी अपन ने बात की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो दोस्त अपनी संस्कृत से सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं उन दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। और भी किसी चीज़ में आपको डाउट लगे कैसे क्या पढ़ना है, आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। एक बार पुनः आपको बोलता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बहुत सारे कोचिंग वाले के वहाँ जाते हैं और वो कोचिंग करने के बावजूद सफल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप स्मार्ट स्टडी कीजिएगा, सिलेक्शन आपका श्योर होने वाला है। दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्मार्ट स्टडी करनी है, सिलेबस को कम पढ़ना है लेकिन स्मार्ट पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा अपने को ज्ञानी बनना नहीं है, क्या नहीं बनना है, ज्ञानी ज़्यादा नहीं बनना है, केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। अतः आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। थैंक यू।